नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और चर्चा इस बात की कि भारत न्याय यात्रा, अभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा, इस बार थोड़ा-सा नाम बढ़ा और चेंज कर दिया। वो शुरू भी नहीं हुई कि उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, मिलिंद देवड़ा। और ये संडे की ही न्यूज़ है आज की, अब से थोड़ी देर पहले की। तो यात्रा से पहले इस्तीफा कांग्रेस के लिए झटका तो है, और कांग्रेस और कई झटकों से, अब देखिए ना, सीट शेयरिंग अभी शुरू भी नहीं हुई और सीट पे जो खड़े होने वाले हैं वो पहले ही शेयर हो रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो शिवसेना शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा इस खबर को एनालाइज करने के लिए राकेश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे खास मेहमान। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, थोड़ी सी पहले जानकारी कि आखिर हुआ क्या है। एक्चुअली लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस से एक बड़ा झटका यहां पे लगता दिख रहा है। मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया है और वो आज ही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इस बीच सूबे का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का ऐलान करने से पहले मिलिंद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के संपर्क में थे। मिलिंद देवड़ा ने जयराम रमेश से कहा था कि दक्षिण मुंबई लोकसभा की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। 2014 और 19 में मोदी लहर में शिवसेना, अरविंद सावंत वहां से जीत गए थे शिवसेना के। अब शिवसेना यूबीटी के साथ पीएम मोदी नहीं है, इसलिए वो सीट लेनी चाहिए कांग्रेस को। मिलिंद ने शुक्रवार को जयराम से संपर्क करके कहा था कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उससे पहले आप मेरी बात राहुल तक पहुंचा दीजिए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस्तीफा देने की घोषणा का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तय किया गया, यानी कि यहां भी इनको नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। तो ये क्यों नहीं जानते हैं राजनीतिक तौर पर कि शिवसेना शिंदे ग्रुप एक अलग पार्टी है, जो अब शिवसेना है जिसे मान्यता मिली है, और उसके अध्यक्ष शिंदे साहब हैं, ना कि मोदी जी हैं। लेकिन यहां भी इनको राम मंदिर हो तो मोदी, कोई दूसरी पार्टी में चला गया तो मोदी, कोई ये हो तो इनको, सिर्फ इनके चश्मे के दोनों तरफ मेरे को लगता है सबके स्टिकर सिर्फ मोदी जी चिपके हुए हैं। इनको पहले वो उतारने चाहिए, शायद फिर इनको पूरी सच्चाई नजर पड़े। तो राकेश जी, कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, जो वक्त है और जो देश में राजनीति का मिजाज है, अगर हम्म। उन दोनों नजरिए से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। और आप यूं कहें कि मुंबई में और उसके आसपास जितनी भी सीटें आएंगी उस पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो वाकई में ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आपने ध्यान देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहले ही महाअघाड़ी गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे वो दो फाक हो चुके हैं। यानी कि महाअघाड़ी में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना के पास थी, शिवसेना दो फाक हो चुकी है। उसकी जो एक और सहयोगी पार्टी है वो महाराष्ट्र एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाक हो चुकी है। अब बची थी कांग्रेस। तो कांग्रेस में भी महाराष्ट्र में बिखराव शुरू हो गया है। और पहले विकेट के तौर पर जो आप देवड़ा साहब का नाम ले रहे हैं, मिलिंद देवड़ा, तो मिलिंद देवड़ा ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब हो सकता है इसी के देखा देखी कांग्रेस में एक के बाद एक लोग जो है वो पाला बदलते हुए आपको नजर आए। यानी कि महाअघाड़ी गठबंधन के तीनों सहयोगी दल जो है वो टुकड़ों में बट चुके हैं या बटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा भूचाल है, क्योंकि पहले जो झटके लगे थे उन झटकों की बदौलत जो है जो पार्टियां थी वो लगभग लगभग कहते हैं ना कि सियासत में किनारे पहुंच चुकी है। जो एक पार्टी बची थी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है या ऐसी पार्टी कहती है जिसकी पहुंच या जिसकी जो इकाई है या जिसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो हर राज्य में है, तो उसमें भी सेंध लगनी शुरू हो गई है। वो पार्टी भी बिखराव के रास्ते पे है। और महाराष्ट्र में ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वापस से जो जनमत है वो महायुति गठबंधन, यानी कि जो अजित पवार और जो शिंदे अ, ग्रुप और बीजेपी। एकनाथ शिंदे और जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी तरफ सीधा सीधा जो है वो अ, झुकाव जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा संकेत। और इसके दूरगामी परिणाम जो है आने वाले समय में 2024 का आम चुनाव, उसके बाद के विधानसभा चुनाव। तो महाराष्ट्र में एक तरीके से आप देखें तो
ये आप साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि जो महाअघाड़ी है वो सिर्फ सत्ता से ही बाहर नहीं हुई, बल्कि उसके नेता भी उसको छोड़ के जा रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि जन समर्थन भी उससे मुंह मोड़ ले। देखिए, जो मुंबई साउथ सीट है जहां से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़े और 14 और 19 में वहां पे शिवसेना ने जीता चुनाव, वो हारे। और इस बार क्योंकि शिवसेना भी आधी हो चुकी है, वहां एनसीपी भी आधी है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर की स्थिति ये है कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है। राजनीति में 400 से ज्यादा सीट जीतने का चमत्कार कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उनके तो हर जगह नेता हैं और टिकट भी मांगेंगे। पर वही कांग्रेस पार्टी अब क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पे लग रही है। कोई 2 देने की बात कर रहा है, कोई कहता है 4 नहीं दूंगा, कोई कहता है 8 नहीं दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए पीड़ा का विषय भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, अब मुंबई साउथ की सीट, अब अगर उद्धव ठाकरे उस पे करेंगे कि हमें ये सीट चाहिए क्योंकि शिवसेना जीती, तो वो तो दूसरी शिवसेना थी जो अनडिवाइडेड थी। अब कांग्रेस कहेगी भैया आप नहीं जीत पाएंगे, ये तो हमें चाहिए। अब कांग्रेस को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है अंदर से सूचना ये गई होगी नहीं मिलेगी, इसलिए मिलिंद देवड़ा ने सोचा कि यहाँ का कोई भविष्य नहीं है, तो पार्टी छोड़ी जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक तस्वीर ये है कि ये एक जो विकेट अभी गिरा है कांग्रेस का, या नेता छोड़कर गए हैं, ये स्थिति पूरे देश में देखने को मिल सकती है। ऐसी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ कांग्रेस के साथ क्यों, बाकी दल भी हैं। अगर समाजवादी पार्टी भी, एक एग्जाम्पल के लिए, अगर बीएसपी आ जाती है, अगर हमें नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, अब वही समाजवादी पार्टी जो कभी 80 पे या 70 पे चुनाव लड़ा करती थी, अगर वो 30 पे लड़ेगी तो बाकी 50 नाराज होंगे कि नहीं होंगे? सर, सबने तो अपने ही क्षेत्र से लड़ना है। यही स्थिति जो है वो जेडीयू और आरजेडी के भीतर भी है। अब जेडीयू के जो 17 जीते हैं, वो तो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं। अगर आप उसमें से भी कटौती करेंगे तो नेता नाराज होंगे कि नहीं होंगे? यही स्थिति कांग्रेस के भीतर भी है। तो आपको लगता है कि अब ये जो जिसे हम कहते हैं इंडी गठबंधन, वो बैक फायर करता दिख रहा है कांग्रेस की तरफ, अपने ही नेता उससे, क्योंकि सीट, अब त्याग की बात तो आप कह रहे हैं, आप तो दिल्ली में बैठ के कह देंगे हम त्याग करेंगे, लेकिन जिसका आप त्याग कर रहे हो, जिसकी सीट जा रही है, आप उससे भी तो पूछ लो। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है और भी अभी सामने आ सकती हाँ, ये तो महज शुरुआत है। ये तो महज शुरुआत है, और आप देखिए कि कांग्रेस, जैसा आपने बताया कि 400 से ज्यादा सीटें जीतने का चमत्कार कर चुकी है। लेकिन अगर वो चमत्कार था, तो आज की इस दुर्गति के लिए, जहां कांग्रेस आज की तारीख में सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के नेता, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, या कांग्रेस की नीतियां, या कांग्रेस के वो फैसले जिसने कि जनता को हमेशा हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जिसने चमत्कार की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर वो चमत्कार जो है वो उसको दोहरा क्यों नहीं पाई? आखिर क्यों 400 से 40, 45 और 50 पे आ गई? ये बड़ा सवाल है। अब इस संख्या के बाद भी जिस तरीके के फैसले कांग्रेस ले रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ, एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के कुछ न कुछ मंथन हुआ होगा, लेकिन मिलिंद देवड़ा को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद, और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, अगर अभी कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो हो सकता है कि अगला 5 साल भी उन्हें सत्ता से बाहर रहना पड़े, या अगले 5 साल भी वो गुमनामी की ज़िंदगी जिए। तो ऐसे में तो उनका राजनीतिक भविष्य ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई नेता या पार्टी 15 साल, 20 साल अगर सत्ता में नहीं रहती है, तो फिर तो उसके वापस आने की संभावना लगभग-लगभग खत्म हो जाती है। और अगर वो संघर्ष भी करती है, तो उस संघर्ष में उसके साथ चंद नेता हो सकते हैं, जनता कभी नहीं होती। क्योंकि जिसके साथ जनता होती है, वो सत्ता में होता है, वो कुर्सी पे होता है। तो इन तमाम संभावनाओं को तलाशने के बाद मिलिंद देवड़ा ने जो फैसला लिया है, मुझे लगता है कि ये सबसे उचित और सही फैसला है कि वक़्त के साथ चला जाए, और साथ-साथ उसके साथ चला जाए जिसके साथ जनता चल रही है। इसमें वैसे नेता का साथ आप नहीं दे सकते जो कि अकेला जा रहा है, उसके पीछे जनसमर्थन नहीं के बराबर है। तो ये एक बड़ा
समझदारी भरा फैसला जो है मिलिंद देवरा ने लिया है, क्योंकि मिलिंद देवरा को पता है कि एकनाथ शिंदे के पास न सिर्फ लोकसभा चुनाव में चुनाव जिताने की ताकत है, क्षमता है, जनसमर्थन है, बल्कि वो अपने बूते राज्यसभा में भी उम्मीदवार भेजने की हैसियत रखते हैं। तो दोनों नजरिए से अगर देखा जाए, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है, या तो उन्हें चुनाव में उतार सकते हैं, और अगर उन्होंने बाय द वे अगर चुनाव में टिकट नहीं भी दिया, तो अगर एकनाथ शिंदे ने चाहा, तो वो उनको सीधे-सीधे राज्यसभा भी भेज सकते हैं। तो ये दोनों संभावनाएँ हैं, और इन दोनों संभावनाओं और इन दोनों पहलुओं पे विचार करने के बाद मिलिंद देवरा ने ये फैसला लिया। मुझे लगता है कि ये उनका समझदारी भरा फैसला है। जी, राकेश जी, और सही कहा आपने, राज्यसभा के लिए अभी होने ही वाला है महाराष्ट्र में भी, और शिंदे ग्रुप से भी जाएगा तो डेफ़िनेटली, अगर मान लीजिए, क्योंकि शिंदे ग्रुप तो ये डिमांड कर रहा है कि आप ये मुंबई साउथ सीट जो है, वो क्योंकि शिवसेना ने ही जीती थी और अब हम ही ओरिजिनल शिवसेना है, हमें ही दी जाए। और क्योंकि शिवसेना यूबीटी ग्रुप का जो मेन आधार है वो भी मुंबई ही है। अगर आप पिछली बार के नतीजों पे भी थोड़ा-सा गौर डालें और मुंबई की कुछ सीटों पे आप नज़र दौड़ा लें, मुंबई साउथ शिवसेना ने जीती, मुंबई साउथ सेंट्रल शिवसेना ने जीती, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट शिवसेना, मुंबई नॉर्थ भारतीय जनता पार्टी, थाने शिवसेना, कल्याण शिवसेना। तो आप जितनी सीटों पे नजर दौड़ाते जाएंगे, आपको पूरी बेल्ट में कहीं कांग्रेस या एनसीपी गलती से कोई एक आधी सीट नजर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल टोटली शिवसेना और बीजेपी का वहां पर बहुतात में वर्चस्व दिखाई देता है। और यही शिवसेना यूबीटी के अंदर की भी जो प्रॉब्लम है, कि वो चाहते हैं कि भाई यही तो हमारा होल्ड है और हमें यहाँ पे इतनी सीटें चाहिए। अब कांग्रेस को भी एक उम्मीद दिखती है कि भाई आपको अगर सीट दे दी हमने, तो इतने सालों से जो हमारा कैंडिडेट लड़ते आया उसको क्या कहेंगे, जैसे मिलिंद देवड़ा। अब एनसीपी के लिए भी वही दिक्कत है कि इतने सालों से अगर कोई कैंडिडेट कहीं लड़ता आया है, अगर वो सीट कांग्रेस या शिवसेना ने मांग ली यूबीटी ग्रुप ने, तो आप अपने कैंडिडेट को क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टियों की अपनी ऊपरी लेवल पे समझ हो सकती है कि ठीक है भाई, हमें त्याग करना है, ठीक है भाई, हम मिलके चलेंगे। लेकिन जो एक कैंडिडेट है वो तो अपने तौर पे सोचता है ना, उसने तो सारी उम्र लोगों के बीच वहां पे लगा दी, सारी राजनीति उसकी वहीं से चलनी है। लेकिन अगर वो 5 साल बाद उसको टिकट ही ना मिले, तो फिर राजनीति तो जीरो हो गई। गठबंधन तो आएंगे जाएंगे, और वो 5 साल एक्टिव नहीं रहेगा, उनके मुकाबले जो खड़ा होगा वो उसका जमीन बन जाएगी वहां पे। फिर वो वापस बहुत मुश्किल होता है गेन करना। यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है। जनता कल का कल नहीं देखती है पीछे क्या हुआ, जनता आज पे विश्वास करती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल, क्योंकि सीट शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग करेंगे। अब जैसे कल की घटना ले लीजिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन के तौर पर, चेयरपर्सन के तौर पर कह दिया कि होंगे। अब वो हो सकता है बाकी पार्टियों से बातचीत करके जो ऑफिशियल घोषणाएं हो जाए, लगभग वो तय लग रही है। और इस बीच नीतीश कुमार का कन्वीनर पर ठुकराना, क्योंकि कन्वीनर से ऊपर चेयरपर्सन है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है इंडी गठबंधन में। सिर्फ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और एक ही चीज बोलनी है, मोदी हटाओ। ये तो मोदी जी ने कराया है, ये तो मोदी जी, मतलब उनको अपना, पार्टी में आप अपना नाम लो भैया, अपने नेताओं का नाम लो, अपने कामों का नाम लो, उसमें भी वो मोदी मोदी की माला ही चलती है। देखिए, इनके पास न तो रीति है, न तो नीति है, न तो कार्यक्रम है, न तो कोई योजना है, और न ही कोई भविष्य को लेकर के रणनीति है। तो ऐसे में ये क्या करें? इनके सामने बड़ा सवाल ये है। और इतना वक़्त गुज़रने के बावजूद भी अभी ये गठबंधन बनाने की समस्या से उबर नहीं पाए हैं। यानी कि अभी भी आपने देखा नहीं कि नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी और कन्वेनर की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश के कन्वेनर बनने से पहले ममता बनर्जी ने खरगे जी का नाम प्रस्तावित कर दिया और उनको चेयरमैन बना दिया गया, तो नीतीश ने अपने हाथ खींच लिए। इसका साफ-साफ मतलब है कि नीतीश को कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं है। भले कुछ राज्यों में कांग्रेस मजबूत अ, ताकत के रूप में हो या मजबूती से वहाँ खड़ी दिखती हो, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो कांग्रेस की हालत भी ठीक दूसरे दलों की तरह है। और कांग्रेस कुछ राज्यों में, उनमें कुछ छोटे राज्य भी हो सकते हैं जैसे हिमाचल या
दक्षिण के एक दो राज्यों में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है, नहीं तो कांग्रेस उसके अलावा कहीं भी ताकत में नहीं है। कहीं भी देश में कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में क्षेत्रीय दलों जैसी है। सर, आप तो इस 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र में टोटल, और उसमें से कांग्रेस की कितनी सीट थी आप बताइए पिछली बार लोकसभा में? आप बताइए कितनी थी गिन के? कितनी सीट देखिए थी आप बताइए? उतनी ही देखिए सीट थी जितनी की अंपायर आउट होने पे उंगली खड़ी करता है। एक। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एनसीपी की सर कितनी सीट थी? आज ये सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। एनसीपी की कितनी सीट थी? 4 सीट थी मात्र एनसीपी की। शिवसेना की 18 सीट थी, सबसे ज्यादा बीजेपी की थी 23 सीट। अब उस सही 18 में से भी डिवाइड होकर एक बड़ा ग्रुप 10-11 एमपीस का, या हो सकता है ज्यादा भी हो, वो शिंदे ग्रुप की तरफ है। अब कहानी ये है कि अब जब आप सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तो कहेंगे भाई हम तो 18 जीते थे, और कांग्रेस पहले ही कह चुकी है काय के 18, आप तो टूट चुके हो। तो कांग्रेस किस लहजे से बोल रही है आपका तो एमपी एक है बिना टूटे भी। तो मैं वही सीट शेयरिंग को लेकर बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बहुत घमासान होने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने आ रही है, कहते हैं ना कि एक दल को दूसरा पसंद नहीं है, दूसरे को तीसरा पसंद नहीं है, और तीसरा जो है वो ये कहता है कि मुझे पहला और दूसरा पसंद नहीं है। तो ये हम्म। बहुत घमासान होने वाला है। और इसमें एक पते की बात ये है हम्म। कि शिवसेना, जो कि अपने नीति और सिद्धांत की बलि चढ़ा चुकी है, वो शिवसेना जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ा करती थी, आज उसने उस एजेंडे को ही किनारे कर दिया है। तो शिवसेना के पास बचा क्या? रही बात शिवसेना पार्टी की, तो शिवसेना पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि वो पार्टी हमेशा से टूटती रही है। वो पार्टी हमेशा से टूटती रही है। नेताओं का पार्टी छोड़ने का एक लंबा इतिहास है। और आज की शिवसेना और पहले की शिवसेना दोनों में मुख्य अंतर यह है कि पहले नेता पार्टी छोड़ते थे, उसके बावजूद हम्म। भी पार्टी बची हुई थी। लेकिन अब हम्म। नेता पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं। नेताओं ने पार्टी का 2 भाग कर दिया, 2 हिस्सों में पार्टी को बाँट दिया। और उसके बाद जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वो शिवसेना के नीति और रीति पे चल रही है। और उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना की बनी-बनाई रीति-नीति और उसका जो मूल सिद्धांत था, उसी की बलि चढ़ा दी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। तो अब हम्म। तो जो उद्धव ठाकरे की सेना है, वो शिवसेना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने तो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। हम्म। जो सिद्धांत बाला साहब ठाकरे लेकर के आए थे, शिवसेना, हम्म। जो मौजूदा शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो उस रीति, नीति और सिद्धांत पे चल रही है। नहीं तो अभी उद्धव तो उद्धव ठाकरे की ठाकरे कल ही शिवसेना, कह के हटे हैं, मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मुझे कोई निमंत्रण उनके की कहने जरूरत से नहीं है, हम उनके जाएंगे। कहने से मैं आपको बता रहा हूँ, उनके कहने से वो अपनी बची हुई ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सत्ता की खातिर समझौता कर लिया, गठबंधन बना लिया, उसी दिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे की रीति और नीति से जो है वो किनारे कर लिया। तो जब तो कट्टर उन्होंने हिंदू बाला होते साहब की तो रीति और नीति से किनारे कर लिया, उसी समय जनता ने उनको नमस्ते कर लिया। बिल्कुल, और कट्टर हिंदू होते राकेश जी तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पालघर जैसी घटनाएं नहीं होती शायद, जहां साधु संतों को इस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अ, अब वो माने जी, ना जी। माने, किसी मंदिर में जाके पूजा करें, लेकिन छवि को नुकसान हुआ है। और सत्ता के चक्कर में या मनमुटाव बीजेपी के साथ जो भी हुआ ये राजनीति है। लेकिन जब आप अपनी लाइन से हिलते हैं तो आप कुछ भी कह लीजिए, जनता अपने तरीके से एनालिसिस करती है। और राकेश जी अब ये 48 सीट का जो मसला है महाराष्ट्र का, ये मुझे नहीं लगता बहुत इजी सुलझने वाला है। अब क्योंकि अपने लिए सबसे ज्यादा सीट मांगी कांग्रेस किस मुंह से कि हमारा एक एमपी था, एनसीपी क्या कहे कि हमारे 4 हैं पर हमें इतने चाहिए, और शिवसेना जिसके सबसे ज्यादा है आज वो टूट गई है, वो क्या मांगे। तो आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का मसला यहाँ पर किसका अपर हैंड रहेगा? कौन सबसे ज्यादा ले पाएगा, यूबीटी ग्रुप, कांग्रेस, या फिर एनसीपी? देखिए, सीट शेयर। शीट शेयरिंग को ले सीट हम्म। शेयरिंग को लेकर के जो है ना, वो जो भी समीकरण अभी मौजूदा समीकरण है महाराष्ट्र में, उसमें तो मुझे यही जान पड़ता है कि कांग्रेस या फिर एनसीपी या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये जो इनका जो एक गठबंधन है, वो गठबंधन कितना भी सीट शेयरिंग कर ले, उनके सीट शेयरिंग का अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि जनता की नजरों में ये एक्सपोज हो चुके हैं।
जनता इनको हम्म देख चुकी है, पहचान चुकी है, जान चुकी है और इनसे जो जनता की उम्मीदें थी, वो उम्मीदें अब हम्म चकनाचूर हो चुकी हैं। तो हम्म इसीलिए जनता जो है वो बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, क्योंकि उसको एक फैसला लेने के बाद 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। लिहाज़ा जनता ने इस बार का जो चुनाव है उसको लेकर के काफ़ी कुछ सोच रखा है और इसीलिए जनता अब इनके किसी भी वादे पे, इनके किसी भी घोषणा पे या इनकी किसी भी इनिशिएटिव पे यकीन नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा कि जब हम्म बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ आए थे, तो भविष्य को भाँप करके ही अजित पवार ने अपनी खुद की पार्टी, अपनी चाचा की पार्टी छोड़ दी थी। क्योंकि उनको भी आभास हो गया था कि जिस तरीके से महाअघाड़ी गठबंधन हम्म। राकेश जी का वीडियो हैंग हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो डेफिनेटली जो इस वक्त घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा के रूप में जो ये पहला विकेट गिरा है और वो शिवसेना शिंदे ग्रुप में जा रहे हैं, तो ये तो तय है कि ये सब देख रहे हैं नेता कि कौन हमें टिकट देने की क्षमता ने सही रखता है, कौन जीतने की क्षमता रखता है। राकेश जी दोबारा जुड़े हैं। राकेश जी आपका वीडियो हैंग हो गया था, तो हम जिक्र यही कर रहे थे जी, कि आज हर नेता ये एनालाइज करता है कि कौन पार्टी मुझे टिकट देने की क्षमता रखती है, नंबर वन। नंबर टू, कौन जिताने की क्षमता रखती है, क्योंकि हारने के लिए चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता। और अगर हुँ, गठबंधन की बात करें तो गठबंधन से अगर जीत होनी होती तो कल आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, यूपी में सब इकट्ठे लड़े थे, बीएसपी एसपी सब इकट्ठे हो गए थे, तब कहा जा रहा था अरे सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी कैसे टैकल करेगी, तब 64 सीट जीती बीजेपी ने 80 में से, सबको साइडलाइन कर दिया। और महाराष्ट्र में भी जो ये सोच रहे हैं कि तीन पार्टियां इकट्ठी हो गई, तीन है कहाँ, एक कांग्रेस जिसके पास एक ही सीट है, हाफ एनसीपी और हाफ शिवसेना। तो ये हाफ हाफ मिलके एक और एक दो, और उधर पूरा एक शिंदे ग्रुप पूरी उसके ताकत के साथ, और बीजेपी पूरी अनडिवाइडेड वे में वहां पर बैठी है। तो कुल मिला के सीट शेयरिंग हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुसीबत तो है कि जहां जहां वो ये तय कर लेंगे कि हमें इतनी सीट चाहिए, मान लीजिए बंगाल की बात है, दो ही चाहिए, तो फिर बाकी सीटों पर क्या करेंगे नेता जो हैं। 40 सीटें वहां के कांग्रेस नेता तो जीरो हो गए ना एट ए टाइम, कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकते वो, अगर दो सीट लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता और आत्म मंथन का विषय है। और ये भी संदेश जा रहा होगा कि भाई ये तो अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो ये गठबंधन क्या संभालेंगे, इंडी गठबंधन क्या संभालेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो आशंका लग रही है कि चुनाव में सीट शेयरिंग अगर एक तो होने के आसार नहीं है, अगर होते भी हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में नेताओं के छोड़ने का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा, जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो सिलसिला कांग्रेस के लिए अंतहीन होगा। क्योंकि उत्तर हम्म, प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी? 2-4, सब छोड़ के चले जाएँगे। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें, सब छोड़ के चले जाएँगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो उम्मीदें हैं, उस हिसाब से इनके प्रदर्शन होने की कोई गुंजाइश हम्म, नहीं है, तो लिहाज़ा वहाँ भी पाला बदलने के आसार हैं। राजस्थान में थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो भी जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव परिणाम है, तो वो कांग्रेस को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। तो हम्म। कांग्रेस हर जगह जो है, वो 2-4 जो जो पार्टी 400 सीटें ला सकती है, वो पार्टी आज इस हालत में पहुँच गई, उसकी ये दुर्गति हो गई, कि वो 1-2 सीटों के लिए जो है, वो लोगों से जो गठबंधन 400 की सीट गुजारिश गुजारिश कर मैं रही कह है। रहा हूँ, जो 400 सीटें जीत चुकी है भूतपूर्व में, पास्ट में, वो 400 सीट टोटल नहीं लड़ सकती आज के देश में पूरे, टोटल नहीं लड़ सकती। टोटल नहीं बिल्कुल, लड़ बिल्कुल। सकती। आप टोटल भी कर लीजिए तो पता नहीं कहाँ जाके बैठेगा, 200-250 सीट बनेगी मेरे को लगता है पूरे वो भी भारत की नहीं अगर बनेगी, बात। वो भी नहीं बनेगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उँगली पे गिन लीजिए, तमिलनाडु में कितनी सीटें मिलेंगी? बहुत से बहुत 1, बहुत से बहुत 1 मैं आपको बता रहा हूँ। आप जीतने की बात तमिलनाडु कर से रहे हैं, आप हाँ, जीतने जीतने की की बात। हाँ, अच्छा। आप कर्नाटक को अगर छोड़ दें, तो केरल में भी इनकी स्थिति ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी जो जहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार अभी हालिया बनी है, उस कांग्रेस की तेलंगाना, सरकार में भी हाँ, सॉरी तेलंगाना, तेलंगाना तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना में जो है, वो तेलंगाना में इनकी हालत जो है, आप देखना लोकसभा चुनाव में क्या होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में
क्षेत्रीय नेतृत्व ने इनका बेड़ा पार लगा दिया। लेकिन उसके बाहर जब लोकसभा की चुनाव होती है तो फिर वहां स्थिति कितनी ठीक रहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो दक्षिण के 2 राज्यों को छोड़ दें, दक्षिण के 2 राज्यों को छोड़ दें, उसके बाद ये कहाँ टिकते हैं? पंजाब में टिकेंगे नहीं, हरियाणा में टिकेंगे नहीं, एक छोटा राज्य हिमाचल है जहाँ पे ये थोड़ी बहुत कवायद कर सकते हैं क्योंकि वहाँ लोकसभा की बहुत सीमित सीटें हैं। 4 तो सीटें उसके बाद 4 सीटें हैं। उसके बाद फिर ये आप देख लीजिए दिल्ली में इनकी क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हालत है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मैं तो ये और कह रहा हूँ राकेश जी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम सबसे बंगाल, पहला हर जगह। इंतजार सबसे पहला इंतजार तो हमें इस चीज का है कि भाई अब सीट शेयरिंग कीजिए, एक स्टेट तो करके दिखाइए कि हाँ जी हमने एक स्टेट में कर ली है। और अगर ऐसी दुविधा, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और जहां कांग्रेस अकेली लड़ रही है वहां छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे भारत में जेके से लेके वेस्ट बंगाल तक अगर कांग्रेस उस स्थिति में आ जाए कि 2-2 4-4 सीट इलेक्शन लड़ना पड़े, निर्दलीय की तरह ही हो गया ना, अगर आप 40-42 में से 2 लड़ रहे हैं, अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार जैसी बड़ी स्टेट में 40 में से 6-7 लड़ रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र जैसी बड़ी स्टेट में 48 में से 8-10 लड़ रहे हैं, मैं एक ये फिक्शनल फिगर दे 8-10 रहा हूँ, नहीं, 8 है ना, लड़ रहे हैं, मतलब जीत की बात नहीं। तो फिर वो किस स्थिति में कांग्रेस अपने आप को पाती है? तो मैं वही कह रहा था कल भी कि कांग्रेस इस वक्त गठबंधन में सबसे फंसी हुई पार्टी है। जितनी ये सीट कोई मांगे गठबंधन, आज देनी पड़ेगी उनको। मैं कह रहा हूँ गठबंधन में कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ये जो इंडी गठबंधन है वो कांग्रेस की गले की हड्डी बन गई है। ना तो उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। ठीक है, तो ये इस स्थिति में है, इसीलिए सबने मजबूरी में जो कांटों का ताज है वो खरगे के सिर पे रख दिया है कि अगर ये इस गठबंधन की जैसी दुर्गति होनी है, उस दुर्गति में हार के बाद ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा। तो उसके लिए लोगों ने बिल्कुल। कांग्रेस के खरगे साहब को जो है वो चुना है। तो इस गठबंधन की जो दुर्गति होने वाली है उसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। और वो जी। संकेत ये कहती है कि सीटें तो कांग्रेस को एक दो ही मिलेंगी नहीं, या नहीं, दो पहले चार हम ही यही मिलेंगी। तो इंतजार कर रहे हैं। यही हमारा इंतजार है कि पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो देखिए बिल्कुल रोहित जी, एक स्टेट रोहित जी, सामने आ जाए, यहाँ तय हो रोहित गया। जी, रोहित जी, आपका ये इंतजार खत्म नहीं होने वाला क्योंकि आधी जनवरी बीत गई। हाँ, इस इंतजार में ये खबर आप जरूर सुन सकते हैं कि इंडी गठबंधन टूट गया, बिखर गया, सीट शेयरिंग नहीं हुई। लेकिन ये खबर सुनने हाँ, के लिए आप तरस जाएंगे कि हाँ, कहीं पे भी किसी राज्य में भी इंडी गठबंधन के जो 28, आपने देखा नहीं, 28 में से 18 तो आए ही नहीं। 10, सिर्फ तो 10 13 14 राजनीतिक दल। 14 दल नहीं आए मेरे को, नहीं 13 नहीं, 14 सिर्फ दल 10, सिर्फ 10, वर्चुअली। सिर्फ 10। तभी तो अच्छा। 18 में से सिर्फ 10 आए थे। और वो 10 भी क्या आए थे? तो वर्चुअली। आप सोच लीजिए, फिजिकली नहीं आए थे, फेस टू फेस नहीं थे। वर्चुअल मीटिंग होने के बावजूद भी 28 में से सिर्फ 10 आए। ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक सबने उस वर्चुअल मीटिंग में भी भाग लेना उचित नहीं समझा, या दूसरे शब्दों में कहे तो बैठक में भाग लेने की जो बात थी उसको ठुकरा दिया, बोला हमें कोई मतलब नहीं। आप समझ लीजिए जी। कि जिस जिस गठबंधन के 18 में से 8 आ रहे हो, यानी कि एक तिहाई, लगभग लगभग 28 है तो एक तिहाई, 18 में से 10 आ रहे हैं। तो 18 में से अगर 10 आ रहे हैं, सॉरी 28 में से अगर 10 आ रहे हैं, और वो भी जो गठबंधन के बड़े सहयोगी हैं वो इसके वर्चुअल मीटिंग तक में नहीं आते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कोई इस गठबंधन की बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहा। बिल्कुल सही कहा आप आपने समझ तो। रहे हैं? कोई बिल्कुल नहीं ले सही। रहा। तो इसलिए ऐसे में आपका जो ये इंतजार है कि सीट शेयरिंग कहीं हो जाए, ये खबर आप तक पहुंच जाए, तो वो आपका इंतजार इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये मैं आपको चलिए, बता रहा हूँ। ये आपकी प्रिडिक्शन है और हम हर रोज जुड़ते हैं, जरूर इस पे भी चर्चा करेंगे। और आपकी प्रिडिक्शन हाल की घड़ी में सही होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑन पेपर ऑफिशियली अभी कहीं कुछ तय नहीं है। एक आधी स्टेट छोड़ दें, अगर जहाँ पे एक आप तमिलनाडु जैसी स्टेट जहाँ पे पुराना गठबंधन है और चलता आ रहा है, वहां पे तो चीजें तय ही हैं। लेकिन बाकी पूरी इंतजार है। और अब आज से यात्रा शुरू हो रही है, और यात्रा मतलब उसका भी इल्जाम इन्होंने मोदी जी पे लगा दिया है। मैंने मैच शुरू होने से पहले कभी कोई विकेट गिरता नहीं देखा। मैंने यही देखा कि मैच शुरू हुआ, पहली बॉल डली और कोई पहली बॉल पे विकेट गिर जाए अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अभी मैच ही शुरू नहीं हुआ इलेक्शन का, और न्याय यात्रा शुरू नहीं हुई थी अभी, और सुबह ही पहली विकेट गिर गई। ये अपने आप में एक बड़ी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और नजर हमारी नमस्कार। पूरी तरह बने रहेगी। और हमारे दर्शक भी जरूर कमेंट करके बताएं कि वो क्या सोचते हैं,
पहली बात। दूसरा, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लिख के आप बताइएगा ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।